हेलो दोस्तों। आज हम फिर से आपके साथ एक नई वीडियो साझा करने आए हैं जिसमें हिंदी साहित्य के कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो प्रश्न आपको कोई ना कोई एग्ज़ाम में अवश्य देखने को मिलते हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है, गद्य और पद्य में अंतर क्या है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि गद्य वो होता है जो छंदों से मुक्त होता है और पद्य वो होता है जो छंदों से युक्त होता है और किसी एक लय में वो गाया जाता है। तो यहाँ देखिए क्या कहते हैं कि गद्य मुख्यतः छंदों मुक्त वाक्यों की गई रचना होती है, जबकि पद्य लयबद्ध और यहाँ छंदोबद्ध की रचना होती है, जैसे कि हमने कहा। और गद्य में जैसे पद्य में, और देखिए कि पद्य में यति गति लय पद्य लेखक की सहायक तत्व होते हैं, जबकि गद्य लेखक के लिए विराम चिन्ह सहायक तत्व सिद्ध होते हैं। मतलब गद्य में यति गति लय के द्वारा जो कवि हैं वो अपनी कविता रचना करते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कि हिंदी की 8 बोलियां के नाम बताइए। तो हिंदी की 8 बोलियां बहुत प्रचलित हैं, जिनमें ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली, अवधी एवं छत्तीसगढ़ी प्रधान है। उसके बाद देखिए पूर्ववर्ती हिंदी पूर्ववर्ती गद्य के हिंदी साहित्य को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। तो पूर्ववर्ती गद्य के हिंदी साहित्य को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया जाता है। एक राजस्थानी गद्य, मैथिली गद्य, ब्रजभाषा का गद्य और खड़ी बोली का प्रारंभिक गद्य। ये सभी उपभाषाएँ हैं। तो हिंदी की कितनी उपभाषाएँ हैं, तो देखिए हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो उपभाषाओं में ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मैथिली, राजस्थानी एवं पहाड़ी हैं। ये हिंदी की प्रचलित उपभाषाएँ हैं। मेरठ और दिल्ली के आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली का साहित्यिक रूप क्या कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार देखा जाता है इसको पूछते हुए। तो मेरठ और दिल्ली के आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली के साहित्यिक रूप को ही हिंदी कहते हैं। जो आज हम हिंदी लिखते हैं वो दरअसल में खड़ी बोली का ही एक रूप है। उसके बाद देखिए कि राजस्थानी गद्य की प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए। तो राजस्थानी गद्य की प्रमुख रचनाएं आराधना, अतिचार, बाल शिक्षा आदि प्रमुख हैं। उसके बाद देखिए मैथिली गद्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है। तो मैथिली गद्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ जो है वो है ज्योतिरेश्वर कृत वर्ण रत्नाकर। उसके बाद देखिए कि ब्रजभाषा के गद्य साहित्य को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। तो ब्रजभाषा के गद्य साहित्य को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है, मौलिक ग्रंथ, टीका साहित्य और अनुदित ग्रंथ। उसके बाद देखिए कि ब्रजभाषा के सबसे प्राचीन मौलिक ग्रंथ कौन सा है। तो ब्रजभाषा का सबसे मौलिक ग्रंथ जो है वो गोरखनाथ कृत गौरक्षार है। उसके बाद है ब्रजभाषा के गद्य की 2 रचनाओं के नाम लिखिए, कोई भी 2 रचनाओं के। तो उसमें है श्रृंगार रस मंडन तथा 252 वैष्णवन की वार्ता। उसके बाद है खड़ी बोली के गद्य की सबसे पहली रचना कौन सी है। तो खड़ी बोली गद्य की सबसे पहली रचना जो है वो है जटमल कृत गोरा बादल की कथा, गोरा बादल की कथा। उसके बाद आगे बढ़े तो कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज के उन 2 हिंदी शिक्षकों के नाम बताइए जिन्हें खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक उन्नायक माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होगा आपका लल्लू लाल जी और सदल मिश्र। इन दोनों को खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक उन्नायक माना जाता है। उसके बाद देखिए कि ईशा अल्लाह खान, राम प्रसाद निरंजनी एवं लल्लू लाल की प्रसिद्ध रचनाओं के नाम लिखिए। ये पूछा जाता है या फिर कभी मेल करने के लिए दिया जाता है। तो ईशा अल्लाह खान ने लिखी थी रानी कीर्ति की कहानी, राम प्रसाद निरंजनी ने लिखी थी भाषा योग वशिष्ठ और लल्लू लाल जी का फेमस है प्रेम सागर। उसके बाद आगे बढ़े तो देखिए सदल मिश्र एवं ईशा अल्लाह खां भाषा शैली में अंतर के उनके भाषा शैली का अंतर बताइए। तो ईशा अल्लाह खां की रचनाएं जहां शुद्ध खड़ी बोली में लिखी गई हैं, फिर भी कहीं कहीं फारसी शैली का प्रभाव दिखी जाता है। वहीं सदल मिश्र जी की भाषा अधिक स्पष्ट, व्यवहार उपयोगी तथा सुधरी हुई है। इसके बाद देखिए भाटिंडी युग से पूर्व किन 2 राजाओं ने हिंदी गद्य के निर्माण में योगदान दिया था। तो वो थे आपके राजा शिव प्रसाद सितारेहिन तथा राजा लक्ष्मण सिंह ने हिंदी गद्य के निर्माण में योगदान दिया। ये भाटिंडु के पूर्व युग की बातें हो रही है, मतलब रीतिकाल के बाद और आधुनिक काल की शुरुआत के पहले। उसके बाद मुंशी सदासुख लाल की भाषा की विशेषता क्या है। तो मुंशी सदासुख लाल की भाषा परिमार्जित तथा फारसी शैली से प्रभावित है। सत्यार्थ प्रकाश तथा भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। वहीं भाषा योग वशिष्ठ लिखा था रामप्रसाद निरंजनी ने। हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है और ये कब और कहाँ से प्रकाशित हुई। तो हिंदी की प्रथम पत्रिका जो है वो उदंड मार्डंड है और ये 1826 में कानपुर से प्रकाशित होती है। क्योंकि सहयोगी किन्हीं 2 लेखकों के नाम, यानी ये हम समझ सकते हैं कि भाटिंडु मंडल के जो रचनाकार थे उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो वो है प्रताप नारायण मिश्र तथा पंडित बालकृष्ण भट्ट, भाटिंडु के सहयोगी लेखक थे। उसके बाद देखिए कि भाटिंडी युग में प्रकाशित होने वाली हिंदी की एक प्रमुख पत्रिका एवं उसके संपादक के नाम लिखें। तो भाटिंडी युग में प्रकाशित होने वाली हिंदी की प्रमुख पत्रिका है कवि वचन सुधा। इसके संपादक भाटिंडु हरिचंद्र जी थे। उसके बाद हम आगे बढ़े तो हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में भाटिंडु हरिचंद्र का योगदान को दिखाइए। तो भाटिंडु हरिचंद्र जी ने पहली बार अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए साधारण बोलचाल के शब्दों को हिंदी में स्थान दिया। भाटिंडु युग का गद्य अत्यंत सजीव एवं सशक्त है। इस युग के साहित्यकारों ने काव्य के लिए ब्रजभाषा व गद्य के लिए खड़ी बोली को अपनाया। तो जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे कि भाटिंडु हरिचंद्र ने खड़ी बोली के विकास में, आधुनिक गद्य के विकास में बहुत सराहनीय भूमिका अदा की है। तो ये कुछ उनकी झलकें हैं कि उन्होंने अपनी बोलियों में जो खड़ी बोलियों का उन्होंने प्रयोग किया उसमें आम बोलचाल की शब्दों को जगह दी थी, इसलिए उन्हें
उनकी जो और इसलिए उनको आधुनिक गद्य के जनक या पिता भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए तो द्विवेदी युग के प्रमुख गद्य लेखकों के नाम कौन-कौन से हैं? तो द्विवेदी युग के प्रमुख गद्य लेखकों में महादेव प्रसाद द्विवेदी स्वयं, प्रेमचंद, पूर्ण सिंह, सरदार पूर्ण सिंह, संपूर्णानंद, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल आदि प्रमुख हैं। उसके बाद भारतेंदु युग की गद्य भाषा हिंदी का द्विवेदी युग में क्या सुधार एवं विकास हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो भारतेंदु युग के हिंदी गद्य में परिष्कार एवं परिमार्जन की आवश्यकता थी। द्विवेदी युग में भाषा को शुद्ध, सुसंस्कृत एवं परिमार्जित बनाकर व्यवस्थित किया गया। मतलब शुक्ल युग को किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो शुक्ल युग को छायावादी युग, प्रसाद युग, प्रेमचंद युग आदि नामों से भी जाना जा सकता है। उसके बाद देखिए तो शुक्ल युग में कौन सी विधाएं विकसित हुई? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुक्ल युग में कहानी, निबंध, उपन्यास, आलोचना, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, आत्मकथा, जीवनी और पत्र साहित्य, डायरी आदि गद्य विधाओं की विकसित हुई। हालांकि ये विधाएं भारतेंदु जी के हाथों विकसित हो चुकी थी। यहाँ उनका विस्तार और विकसित रूप देखा जा सकता है। उसके बाद आगे बढ़े तो शुक्ल युग की कृतियों में प्रयुक्त शैली कौन कौन सी है? तो शैली किस शैली में लिखा गया था? तो एक है गवेषणात्मक, भावात्मक, व्यंग्यात्मक, विवेचनात्मक व विवरणात्मक शैली में लिखा गया था। शुक्ल युग की पत्रिकाओं के नाम अगर देखें तो क्या क्या है? तो संदेश, कर्मवीर, सरोज, हंस, आदर्श, मौजी आदि प्रमुख हैं। प्रगतिवादी युग के प्रथम वर्ग के साहित्यकारों के नाम बताइए। तो प्रगतिवादी युग के प्रथम साहित्यकार जो थे उनमें दिनकर, शांतिप्रिय द्विवेदी, यशपाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र और वसुदेव शरण अग्रवाल आदि प्रमुख रहे। प्रगतिवादी युग की प्रमुख पत्रिकाओं के नाम बताइए। तो इस समय जो पत्रिकाएं प्रकाशित हो चुकी थी या हो रही थी उसमें सारिका, गंगा, कादम्बरी, धर्मयुग आदि प्रमुख थे। आधुनिक युग की समय सीमा बताइए। तो आधुनिक युग की समय सीमा जो है वो 1947 से लेकर वर्तमान आज तक को हम संपूर्ण काल को वर्तमान काल से हम अभिहित कर सकते हैं। उसके बाद हिंदी गद्य की प्रमुख विधाओं का नाम लिखिए। तो ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि भारतेंदु के हाथों आधुनिक गद्य विधाओं की शुरुआत होती है। तो उनमें निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास, आलोचना, रेखाचित्र, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, डायरी, यात्रा वृत्तांत और भेद वार्ता यानी इंटरव्यू, पत्र साहित्य आदि प्रमुख हैं। उसके बाद विषय और शैली की दृष्टि से निबंध के प्रमुख कितने भेद हैं? तो विषय और शैली की दृष्टि से निबंध को प्रमुख 4 भागों में विभाजित किया गया है। विवरणात्मक, वर्णनात्मक, विचारात्मक, भावात्मक निबंध। उसके बाद भारतेंदु युग के निबंधकारों के नाम लिखिए। तो भारतेंदु युग के जो निबंधकार थे उनमें बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त भारतेंदु युग के निबंधकार रहे हैं। उसके बाद द्विवेदी युग 3 किन्हीं 2 निबंधकारों के नाम लिखिए। तो उसमें है महावीर प्रसाद द्विवेदी और सरदार पूर्ण सिंह। उसके बाद भारतेंदु जी के 2 निबंधों के नाम लिखिए। तो मदालसा और सुलोचना भारतेंदु जी के 2 निबंध संग्रह हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, देख लीजिएगा। शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकारों के नाम लिखिए। शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकारों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, पीताम्बर दत्त, भरतवाल आदि प्रमुख हैं। महादेवी वर्मा तथा वसुदेव शरण अग्रवाल किस युग के निबंधकार हैं? तो ये पूछा जाता है। तो महादेवी वर्मा तथा वसुदेव शरण अग्रवाल शुक्ल युग के निबंधकार हैं। हिंदी की पहली मौलिक कहानी का नाम लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, पूछा जाता है बार बार। किशोरीलाल का नाम लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो ये प्रश्न को देखिए तो इसका उत्तर होगा किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती को हिंदी की पहली मौलिक कहानी माना जाता है। बहुत ही मतभेद है, फिर भी किशोरीलाल गोस्वामी के कृत इंदुमती को ही अधिकतर विद्वानों ने यह स्वीकार किया है कि हिंदी की पहली मौलिक कहानी है। कहानी के कौन कौन से तत्व होते हैं जिनसे कहानी का निर्माण होता है? तो उसमें देखिए शीर्षक, पात्र या चरित्र चित्रण, कथानक या कथावस्तु, संवाद, कथोपकथन, देशकाल या वातावरण, भाषा शैली और दृश्य, ये कहानी के प्रमुख तत्व हैं। उसके बाद देखिए कि कहानी की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं? तो लघु कथानक, पात्र या चरित्र चित्रण, भाव तथा संवेदना का प्रस्तुतिकरण, निश्चित उद्देश्य कहानी का मुख्य विशेषताएं होती हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कहानियों के नाम लिखें। तो बहुत ही अच्छी प्रश्न है ये कि जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कहानियों में आकाशदीप, ममता, पुरस्कार, मधुआ, चित्रमंदिर, गुंडा आदि प्रमुख हैं। प्रेमचंद की पहली कहानी का नाम लिखिए। ये बहुत बार पूछा गया है। प्रेमचंद की पहली कहानी स्रोत है। उसके बाद देखें तो हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास एवं उसके लेखक कौन थे? तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु और इसके लेखक जो है वह है लाला श्रीनिवास दास। उसके बाद प्रेमचंद के किन्हीं 2 उपन्यासों के नाम लिखिए। तो गबन और गोदान बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास रहे हैं इनके। जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों के नाम लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद के 2 उपन्यास है कंकाल और तितली। उसके बाद देविकानंदन खत्री के 2 उपन्यासों के नाम लिखिए। तो चंद्रकांता, संतति और भूतनाथ, ये देविकानंदन खत्री जी की 2 प्रमुख उपन्यास हैं। परख तथा जहाज का पंछी उपन्यास के लेखक के नाम लिखिए। तो परख उपन्यास के लेखक है जैनेन्द्र तथा जहाज के पंछी के लेखक हैं इला चंद्र जोशी। उसके बाद है प्रेमचंद उत्तर युग के किन्हीं 2 उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो जैनेन्द्र तथा इला चंद्र जोशी। नाटकों को रूपक क्यों कहा जाता है? तो नाटक में पात्रों और घटनाओं को अन्य पात्रों व घटनाओं पर आरोपित किया जाता है, इसलिए इसे रूपक कहा जाता है। हिंदी के प्रमुख नाटककारों के नाम हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, हरिशंकर प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, भीष्म शानी आदि। जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध नाटकों के नाम चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, कर्णवलय आदि हैं। उसके बाद है रक्षाबंधन तथा सिंदूर की होली किस विधा की रचनाएं हैं? तो ये है आपकी नाटक की विधाएं और इसके लेखक जो है हरिकृष्ण प्रेमी तथा लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं। हिंदी एकांकी का जनक किन्हें माना जाता है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी को आधुनिक हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। उसके बाद हिंदी के प्रमुख एकांकीकार कौन कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, श्री गोविंद स्वामी, जगदीश चंद्र गुप्त, जगदीश चंद्र माथुर, विनोद रस्तोगी, लक्ष्मी नारायण मिश्र आदि।
हिंदी की प्रथम एकांकी का नाम क्या था? तो हिंदी के प्रथम एकांकी जो था वो एक घूँट नाम से लिखी गई थी और उसके लेखक थे जयशंकर प्रसाद। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के प्रथम एकांकी नाटकों के संग्रह का नाम क्या है? तो पृथ्वीराज की आँखें। ये सन 1936 में प्रकाशित किया गया था। आलोचना किसे कहते हैं? तो आलोचना किसे कहते हैं? किसी वस्तु का सूक्ष्म अध्ययन करना जिससे उसके गुण दोष प्रकट किए जा सके, उसे आलोचना कहते हैं। हिंदी में आलोचना आधुनिक पद्धति की आलोचना का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो हिंदी में आधुनिक पद्धति की आलोचना का प्रारंभ भाटिंडी युग में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर नामक नाटक की आलोचना से माना जाता है। छायावादी युग के सबसे प्रसिद्ध आलोचक के नाम बताइए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल छायावादी युग के सबसे प्रसिद्ध आलोचक लेखक हैं। उसके बाद देखिए कि द्विवेदी युग के प्रमुख आलोचकों के नाम बताइए। तो द्विवेदी युग के प्रमुख आलोचकों में डॉक्टर श्याम सुंदर दास, पद्म सिंह शर्मा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी आदि प्रमुख रहे हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की एक रचना का नाम लिखिए, मेरी आत्मकथा। उसके बाद हिंदी की किन्हीं दो रेखाचित्रों के नाम लिखिए। तो महादेवी वर्मा, अमृत राय हिंदी के दो प्रमुख रेखाचित्रकार रहे। उसके बाद आगे बढ़े तो हिंदी किन्हीं दो संस्मरण लेखकों के उनकी एक एक कृति का नाम बताइए। तो संस्मरण में महादेवी वर्मा की रचना स्मृति की रेखाएं तथा भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित वे सात और हम, ये प्रमुख रहा, प्रधान रहा है, बहुत फेमस रहा है। रेखाचित्र व संस्मरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो रेखाचित्र और संस्मरण में अंतर स्पष्ट कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर देखिए। रेखाचित्र में शब्दों की कलात्मक रेखाओं के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना के बाह्य तथा आंतरिक स्वरूप का शब्द चित्र इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि पाठक के हृदय में उसका सजीव तथा यथार्थ चित्र अंकित हो। वहीं संस्मरण में लेखक के द्वारा अपनी स्मृति के आधार पर किसी व्यक्ति, परिस्थिति अथवा विषय पर लिखा जाता है। जीवनी किसे कहते हैं? तो आपको पता ही होगा, किसी महान व्यक्ति के जीवन की जन्म से मृत्यु तक की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को जब कोई लेखक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो उस विधा को जीवनी कहते हैं। जीवनी लिखने वाले किन्हीं एक लेखक तथा उसकी रचनाकार के नाम बताइए। तो जीवनी लिखने वाले लेखक हैं बनारसी दास चतुर्वेदी, इनकी रचना है पंडित सत्यनारायण की जीवनी। रामविलास शर्मा किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो रामविलास शर्मा जीवनी लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं। उसके बाद देखिए तो प्रसिद्ध जीवनी लेखकों के नाम बताइए। तो उनमें हैं प्रसिद्ध जीवनी लेखकों में डॉक्टर गुलाब राय, रामनाथ सुमन, डॉक्टर रामविलास शर्मा और अमृत राय, ये सब डायरी विधा लेखकों के नाम बताइए। तो डायरी विधा में जिन्होंने लेखनी की वो उनमें डॉक्टर श्री राम शर्मा तथा धीरेन्द्र वर्मा दो प्रमुख डायरी विधा के लेखक रहे हैं। यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं? तो लेखक अपने द्वारा की गई किसी यात्रा के अनुभव का वर्णन जब प्रस्तुत करते हैं तो उसे यात्रा वृत्तांत या यात्रा साहित्य कहा जाता है। दो यात्रा वृत्तांत लेखकों व उनकी एक एक कृति के नाम लिखिए। तो यात्रा वृत्तांत में सबसे प्रधान जो नाम है राहुल सांस्कृता इनका है और उनकी रचना है भूमकर शास्त्र। उसके बाद है मोहन राकेश की एक रचना है आखिरी चट्टान। उसके बाद है ठेले पर हिमालय, किस विधा की रचना है? तो ठेले पर हिमालय एक यात्रा वृत्तांत वार्ता अथवा साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं? तो किसी से भेंट करके उसका परिचय जानने का प्रयास भेंट वार्ता कहलाता है। हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र का नाम समाचार सुधावर्षन रहा है। उसके बाद है आपका रिपोर्टाज किसे कहते हैं? रिपोर्टाज में किसी घटना का वर्णन इस तरह किया जाता है कि पाठक उससे प्रभावित हो जाता है। रिपोर्टाज का हाल इस तरह से लिखा जाता है जैसे वो आंखों देखा हो। इसमें महत्वपूर्ण घटनाओं तथा पाठकों की विशेषताओं का निजी एवं सूक्ष्म निरीक्षण के आधार पर मनोवैज्ञानिक विश्लेषण तथा विवेचन प्रस्तुत होता है। किसे कहते हैं? रिपोर्टाज में किसी घटना का वर्णन इस तरह किया जाता है कि पाठक उससे प्रभावित हो जाता है। रिपोर्टाज का हाल इस तरह से लिखा जाता है कि जैसे वो आंखों देखा हो। इसमें महत्वपूर्ण घटनाओं तथा पाठकों की विशिष्टता का निजी और सूक्ष्म निरीक्षण के आधार पर उनके मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का विवेचन होता है। हिंदी के दो रिपोर्टाज लेखकों के नाम लिखिए। तो उसमें है आपके विष्णु प्रभाकर तथा प्रभाकर माचवे। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? हंस पत्रिका के संपादक थे प्रेमचंद। उसके बाद कर्मवीर किस युग की पत्रिका है तथा ये कहाँ से प्रकाशित होती थी? कर्मवीर शुक्ल युग की पत्रिका है जो जबलपुर से प्रकाशित होती थी। तो कर्मवीर शुक्ल युग की पत्रिका है जो जबलपुर से प्रकाशित होती थी। उसके बाद धर्मयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? धर्मयुग पत्रिका का संपादक धर्मवीर भाटी ही थे। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका का संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे।